हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लगभग 2 महीने के बाद मिल रहे हैं। मेरा लास्ट वीडियो गया था सितंबर में, जब मैंने 9 दिन के फास्ट किए थे मदर मैरी के, और वो सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई थी। मेरा शायद लास्ट वीडियो तभी गया था। उसके बाद 2 महीने का टाइम हो गया। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ चली गई। तो इन 2 महीनों में मेरे साथ बहुत कुछ हो गया। कुछ बहुत अच्छा हुआ, जिसकी कभी कल्पना नहीं करी थी, ऐसी चीज़ें हुई। और कुछ इतना बुरा हो गया, अगेन जिसकी कल्पना नहीं करी थी, ऐसी चीज़ें हो गई। सबसे पहले सितंबर में ही 28 सितंबर को, जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको दिखाया था, हमने तन्नू का 13th बर्थडे सेलिब्रेट किया था, और वो भी बहुत अच्छे से किया था। जो कि वीडियो इसमें है, आप चाहो तो देख सकते हो, देखना ज़रूर। और आपको पता है, जब बच्चे इस एज में एंटर करते हैं तो उनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, स्पेशली गर्ल्स की बॉडी में। तो वही सब उसके साथ हुआ था। और मैंने सोचा था कि उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ताकि जो और छोटी छोटी बच्चियां हैं जो इस दौर से गुजरेंगी, या जो इस दौर में आने वाली हैं, उनके लिए एक छोटी सी इंस्पिरेशन हो। कि मैंने किस तरीके से मेरी बेटी के लिए वो इतना डिफ़िकल्ट डे, फर्स्ट डे उसकी लाइफ का, और उसकी लाइफ का फर्स्ट डे इन द सेंस कि वो जब अपने बाल्यावस्था से किशोर अवस्था में प्रवेश कर रही है, तो उसके लिए तो वो लाइफ का फर्स्ट डे ही होगा ना। तो उस जब अवस्था में उसने प्रवेश किया, और हमने, ना सिर्फ मैंने तो बहुत टाइम पहले से ही उसके लिए सारी प्लानिंग्स कर रखी थी। हमने बहुत ह्यूज प्रोग्राम करने का सोचा था, मैंने और मिस्टर ने। बट अनफॉर्चुनेटली मिस्टर यहाँ नहीं थे, और अचानक ये सब कुछ हो गया। मुझे नहीं लगा था कि इतनी जल्दी ऐसा हो जाएगा, बट हो गया। तो और ये कोरोना टाइम था, तो मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं कर पाई, लेकिन हाँ, मैंने उसके लिए घर पे ही मैंने, मेरी भांजी ने, मेरे जमाईसा ने, मम्मी ने, मेरे भाई ने, मेरे इन लॉज ने, सब ने उसके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, और उसको गिफ्ट भी मिले, उसकी बुआ ने भी गिफ्ट दिया। और हम लोगों ने उसका डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। मैंने सुबह ही उसको तैयार कर दिया था, और वो सब क्लिप्स मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आज मैं आपको मेरे ये 2 महीने के ब्रेक की हर चीज़ बताऊंगी कि मैं मेरी लाइफ कितनी रोलर कोस्टर से गुजर रही थी, और क्या क्या मेरी लाइफ में चल रहा था। एंड उसके बाद हम बहुत खुश थे। 3rd-4th डे अक्टूबर, शायद हम 1st को हम इंदौर चले गए। इनके पास मैं चली गई थी बच्चों को लेके। हमने सोचा था हम दिवाली वहीं सेलिब्रेट करेंगे। अक्टूबर में यश का बर्थडे आता है, उसका बर्थडे हम वहीं सेलिब्रेट करेंगे। हम बहुत सारी प्लानिंग करके, बहुत सारा लगेज लेके हम पहुंच गए थे इंदौर। और 5 अक्टूबर को मुझे आ गया एंजाइटी अटैक, क्योंकि मुझे पहले ना थोड़ी थोड़ी सी बात में, मतलब जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में मैं आज हूँ, इससे पहले की अगर आप नीति की बात करोगे ना, तो उसको अगर किसी ने ऊंची आवाज़ में भी बोल दिया ना, वो भी मेरे माइंड में टेंशन की वजह बन जाती थी। बट अभी जो 2 नवंबर से आज टिल डे, आज शायद 17 नवंबर है, इन 15-17 दिनों में मैंने अपने आप को इतना चेंज कर लिया, इतना मजबूत कर लिया, कि मेरा भाई भी मुझे कहता है कि तू तो, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी और तुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था, इतना एनजाइटी अटैक तुझे आता था। और सच मानिए, बहुत ख़राब एनजाइटी अटैक आता था कि सीधे हॉस्पिटल ही जाना पड़ता था। बट उसको भी आश्चर्य है कि इतना सब कुछ सहन करने के बाद, 15 दिन इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी मुझे आया एनजाइटी अटैक। ऐसा नहीं था कि नहीं आया, क्योंकि ये है ही मेरे साथ, अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं, मैंने सुना है ऐसा, कि बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि मैं बहाना करके हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाती हूँ,
मैं नाटक करती हूँ कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, और ऐसे सब कुछ। बहुत देखो, अच्छाई करने वाले बहुत छोटू से लोग मिलेंगे, लेकिन बुराई करने वाले टोकनी भर के लोग मिलेंगे, है ना। तो आई डोंट केयर, ऐसे लोगों की मैं परवाह ही नहीं करती जो मेरी बुराई करते। करो आप, अच्छा मुझे सुनने के लिए मिलता है, शायद मैं काम करती हूँ इसीलिए लोग मेरी बुराई करते हैं, तो प्लीज़ आप करिए। और एंजाइटी अटैक भी एक तरीके की बीमारी है ना। जैसे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसी तरीके का एक बीमारी है एंजाइटी अटैक। इसको ओवरकम करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इस पे भी मैं एक व्लॉग बनाऊंगी, मैंने किस तरीके से इस एंजाइटी अटैक को ओवरकम किया। लिटरली आप यकीन मानिए, मुझे इतना ख़राब एंजाइटी अटैक होता था, मतलब जो मैं 5 अक्टूबर को इंदौर से यहाँ आई हूँ, मैं किस कंडीशन में आई हूँ ये मैं और मेरा खुदा जानता है। और वहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। पहली बात, दिमाग में ये था कि ये कोरोना टाइम चल रहा है, अगर कुछ हुआ, थोड़ा बहुत भी कुछ हुआ, और अगर इंदौर की कंडीशन सबको ही पता है बहुत ख़राब है, और वहाँ पे अगर कहीं पे ले गए तो मुझे सीधे कोरोना वार्ड में डाल देंगे, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई। और मैंने सोचा अगर मुझे मेरे दिमाग में ये आ गया था कि अगर मुझे मरना ही है तो क्यों ना मैं मेरे घर पे जाके मरूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ, डैडी के साथ, मेरे भाई बहनों के साथ, इन सब के सामने मरूँ तो थोड़ा दुख कम होगा, है ना। ऐसा मैंने सोचा, तो मैं वहाँ से फटाफट यहाँ वापस आ गई। जबकि हम नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड की छुट्टी होने वाली थी, और नेक्स्ट डे हम मांडव घूमने जाने वाले थे। वैसे घूम के आ चुके हैं हम, लेकिन फिर भी हमने एक छोटा सा ट्रिप बनाया था कि हम जाएंगे घूमने के लिए, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद मैं यहाँ आ गई, और आप यकीन मानो 5 तारीख से लेके 19 तारीख को मैंने इंटरव्यू दिया था। मतलब जब नवरात्रि स्टार्ट हुई थी, फर्स्ट डे था नवरात्रि का, उसके 2 दिन पहले तक मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, मैं बेड से भी नहीं उठ सकती थी, मेरी कंडीशन इतनी ख़राब थी। तन्नू जो मेरी बेटी है, अभी 13 ईयर्स की है, छोटी सी है, लेकिन उसने पूरे घर को संभाल रखा है। यही सब मेरी प्रॉब्लम्स की वजह से, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ की वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती हूँ। करती बहुत कुछ हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से नहीं होता है, तो वो बच्ची सारा कुछ कर लेती है। तो 5 तारीख से मम्मी आ गई थी यहाँ पर, शाम को आ जाती थी मम्मी। आपको पता है मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट अगर मैं कहूँ ना कि कोई है, तो वो है मेरी माँ। आज की जो कंडीशन मेरी ख़राब है, उसके बाद भी मम्मी ऐसे खड़ी है। और इस टाइम पे, इस वर्स्ट टाइम पे मेरा भाई, जैसे वो पहले रहा करता था ना, एकदम स्ट्रॉन्ग कि कुट्टी के साथ मैं खड़ा हूँ, वही वाला भाई मेरे साथ में खड़ा है आज भी। अभी भी इस बुरी कंडीशन में भी भाई मेरे साथ में खड़ा है। तो ईश्वर को धन्यवाद इतने अच्छे मम्मी और भैया देने के लिए। ईश्वर करे हर किसी को ऐसा भाई और ऐसी माँ मिले जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मम्मी आ गए थे, मम्मी ने मुझे बहुत संभाला। मम्मी के आने से एक थोड़ा सा क्या बोलो, एक मन में शांति हो गई थी कि ठीक है मम्मी है मेरे पास, है ना। फिर उसके बाद नवरात्रि स्टार्ट हुई, और मैंने अचानक बिल्कुल, मतलब जिस चीज़ की कोई कहते हैं ना उम्मीद ही नहीं करता है और ऐसी खुशी आपको मिल जाए सेम वही कंडीशन हुआ मेरे लिए। मैंने बहुत टाइम पहले एक स्कूल में रिज्यूम दिया हुआ था, और उसके लिए मेरे पास इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया, और बाय गॉड ग्रेस वो स्कूल बहुत अच्छा है। क्या बोलूँ यार, ये कोरोना टाइम में सारे स्कूल्स के जो मैनेजमेंट है वो टीचर्स को हटाने में लगा हुआ है, अपनी टीचर्स की स्ट्रेंथ कम करने को लगा हुआ है, सैलरी काट रहा है, जमाने भर की चीज़ें हो रही है जो एक
टीचर एक प्रोफेशन है ना, वो बिल्कुल ही खतरे में आ चुका है, जो नए जो जुड़े हुए लोग हैं ना। और ऐसे टाइम पे मुझे इतने अच्छे स्कूल में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मतलब अच्छी बात क्या, मैं बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी। ठीक है भाई, हमने स्कूल ज्वाइन कर लिया, सब काम अच्छे से चल रहा था, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, हम सब बहुत खुश थे। हाँ, उस समय भी मैंने सोचा था कि मैं ये सारा व्लॉग वगैरह सब एडिट करके डाल दूंगी, बट 5 तारीख को वहाँ से आने के बाद हम बीमार हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि बीमारी में कुछ हुआ नहीं। और 23 तारीख को, 19 को मैंने ज्वाइन किया था, 23 को यश का बर्थडे था, उसका भी व्लॉग बहुत अच्छा बना था। उसके बर्थडे का उसको भी हमने सरप्राइज दिया था और डेकोरेशन किया था, वो डेकोरेशन मैंने खुद किया था, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। मैंने ना बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, हर एक मोमेंट की वीडियो बना रखी है, बट ईश्वर ने नहीं चाहा कि उस समय ये सब चीज़ें आए सामने। तो बस यश का बर्थडे गया, उसके बाद मैं वापस से स्कूल के काम में लग गई, क्योंकि थोड़ा सा मेरे लिए ये सब चीज़ें नई थी, ऑनलाइन स्टडी करवाना, वीडियोस बनाना। वैसे तो यूट्यूब पे बनाते हैं और जो चैनल चलता है उसमें बनाते हैं, उसमें बनाना और एक स्कूल के लिए पर्टिकुलर वीडियो उनके अकॉर्डिंग बनाने में बहुत फ़र्क होता है। तो ठीक है, सब अच्छे से चल रहा था। 2 नवंबर जिस दिन हमारे इसमें मृतकों का दिवस रहता है, वो भी मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ जब मैं ग्रेवयार्ड जाऊंगी तब मैं मतलब सब वीडियोस बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से हमारे मृतकों का दिवस मनाते हैं। बट हुआ ऐसा कि 2 तारीख को मैं स्कूल गई 3:30 बजे, उस दिन मैं लेट हो गई थी आने में। 3:30 बजे मैं स्कूल से घर आई, आने के बाद मैंने देखा तो तन्नू लेटी हुई थी। मैंने सोचा नॉर्मली लेटी होगी, थक गई होगी तो लेटी हुई है। बट 5 बजे हमें जाना था चर्च, दीदी का फ़ोन आ गया था 5 बजे हमें, क्योंकि मॉर्निंग की मिस्सा मैंने अटेंड नहीं करी थी, स्कूल गई थी इसीलिए। फिर हमने सोचा हम शाम की कर लेंगे, दीदी भी ऑफिस से आ जाएंगे, फिर हम शाम की कर लेंगे बच्चों के साथ जाके। शाम को तन्नू को उठाया तो वो गर्म थी। मैंने सोचा गर्म है, ऐसे ही नॉर्मली फीवर होगा। मैंने उसको एक पैरासीटामोल दे दिया और मैंने बोला बेटा अपना ध्यान रखना, हम जाके आते हैं। मैं, यश और दीदी हम तीनों चले गए चर्च। उसके बाद मैं मेरी भांजी के लौटते वक्त मेरी भांजी के पास गई, उससे मेडिसिन लिया और फिर मैं घर आ गई। घर आके 10 मिनट भी नहीं हुआ यश को फीवर आ गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि दोनों बच्चों को कैसे अचानक कैसे फीवर आ गया और ये हो क्या गया दोनों के साथ। मम्मी आ चुके थे उस समय तक, फिर मम्मी थोड़ी सी टेंस हो गए, वो खुद ही नर्स हैं तो उनको सब पता रहता। आ गए थे हमने फिर दोनों का टेम्परेचर देखा तो तन्नू को 103 फीवर था। ये अच्छी बात नहीं थी उस समय। फिर हमने इन लोगों को मेडिसिन दे दिया, खाना खिला दिया मैंने दोनों को, और यश का फीवर उतर गया था उस समय तक। रात के हो गए थे 10:30, लेकिन तन्नू का फीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था। उसको हमने कोल्ड स्पंज किया, फिर भी उसका फीवर नहीं उतर रहा था। फिर भी मैंने 1-1.5 घंटा और वेट किया कि देखते हैं अगर फीवर उतर जाता है तो मॉर्निंग में फिर हम इसको ले जाके डॉक्टर को मेरी भांजी जो रोमा है, हमने बात कर ली थी, मेरे घर के पास में ही बच्चों का हॉस्पिटल है बहुत अच्छा, वहाँ पे हम जाके दिखा देंगे। मगर सुबह तक का वेट करना था ना। रात को लगभग 1 बजे तन्नू ने बड़बड़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो उसका फीवर था वो दिमाग में आने लगा था और उसने कुछ भी बोलना स्टार्ट कर दिया। मुझे याद आ गया जब मैंने इन दोनों बच्चों को 5 साल तक बिल्कुल ऐसे हथेली में रखा, क्योंकि इनका थैलमस बहुत वीक था जब ये हुए थे। तो इनको ऐसा था कि अगर फीवर थोड़ा भी बढ़ेगा तो इनको कन्वर्शन आने लगते थे, तो उसकी वजह से इनको बहुत संभाल के रखना पड़ता था। तो मुझे मेरे दिमाग में केवल वो समय का सीन चल रहा था जब बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होता था। बट बाय गॉड ग्रेस उन
5 सालों के बाद कभी भी मेरे बच्चों के साथ ऐसी कंडीशन नहीं आई है, और ईश्वर ना करे कभी आए मेरे बच्चों के साथ, क्या किसी के भी बच्चों के साथ ऐसी कंडीशन आए। फिर मैंने कहा नहीं, अब वो मेरी एक कहते हैं ना कि सिक्स सेंस इंसान का कभी कभी उसका साथ दे जाता है। तो मुझे लगा कि अब बच्चे को यहाँ पे रखने से कोई मतलब नहीं है, इसका फीवर तेज होते जा रहा है, अब 103 से और क्या तेज होगा, और मैं किस चीज़ का वेट करूँ जब उसका फीवर ऑलरेडी 103 है। तो मैंने भैया को कॉल किया रात को 1:30 बजे, भैया आया एंड हम उसको हॉस्पिटल लेके गए। जैसे ही हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने कह दिया इसको इमिजिएटली एडमिट करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास कि हम सोचें। मतलब आशीर्वाद हॉस्पिटल है, यहाँ का नंबर 1 हॉस्पिटल है, और वहाँ भैया मेरा मैनेजर है। तो वहाँ जो डॉक्टर्स हैं वो एज ए हमें फैमिली मेम्बर ट्रीट करते हैं। तो उनने जो कह दिया मेरे लिए वो फाइनल है, उसके अलावा मैं फिर कुछ इफ़ और बट का सवाल नहीं लगाती हूँ। ठीक है, इसको एडमिट किया, रात को रखा, मैं अकेली थी उस समय, और हाँ, रोमा थी, रोमा की नाइट, रोमा भी उसी हॉस्पिटल में वर्क करती है, वो भी नर्स है, तो उसकी नाइट ड्यूटी चल रही थी, तो हम दोनों ने इसको संभाल लिया। ठीक है, 2 तारीख की रात, मतलब 3 का दिन निकल गया। ठीक है, इसके बाद बारी आई 3 तारीख के बाद 4 तारीख की, है ना। 4 तारीख को यश को वापस से फीवर आ गया। इसको मैं हॉस्पिटल लेने ही गई थी, मम्मी का कॉल आया, इसको सुबह से फीवर है, इसका फीवर नहीं उतर रहा है, ये भी बेकार की बातें कर रहा है। तो फिर इसको भी नहीं, फिर तनु का मॉर्निंग में टेस्ट हो गया था डेंगू का, और वो निकल गया पॉजिटिव। मेरे माइंड में फट से क्लिक कर गया, अगर इसको डेंगू पॉजिटिव हुआ है और यश को भी फीवर आ रहा है, दैट मीन्स कि यश भी डेंगू पॉजिटिव ही है। उसको ले गई 4 बजे, उसका ब्लड टेस्ट हुआ, वो भी डेंगू पॉजिटिव। अब आप सोचिए, एक माँ जिसके 2 छोटे बच्चे, दोनों डेंगू पॉजिटिव, क्या सिचुएशन रही होगी मेरी। मेरे तो कुछ भी चीज़ सोचने समझने जैसी स्थिति में ही नहीं थी मैं, कि क्या करूँगी कैसे करूँगी, बट ईश्वर ने सब संभाल दिया। कहते हैं ना, इंसान अगर अकेले चल के कोशिश करता है तो ईश्वर भी उसका साथ दे देता है। तो यही किस्सा मेरे साथ हुआ। दीदी, भैया, मेरे भाई, रोमा, ये सब थे मेरे साथ, केवल एक जन नहीं था, वो थे मेरे हस्बैंड, क्योंकि वो इंदौर में थे। तो इन दोनों बच्चों को मैंने एक ही रूम में रखा, क्योंकि अलग अलग रूम में रख के मैं दोनों की केयर नहीं कर सकती थी, तो एक ही रूम में रखा दोनों को, और मैंने नीचे मेरा दरी वरी बिछाया और सारी रात निकली। तो 4th की रात तो जैसे तैसे निकली। 5th की रात, 5th डे ना, 5 तारीख को दोनों का फीवर उतरने का नाम नहीं ले रहा। रात हो गई थी, और मजाल है कि दोनों का फीवर उतर जाए। वहाँ पे एक बच्चा है रिजवान, वो भी मेल नर्स है, उस बच्चे को मैंने बार बार जाके उठाया, मैंने कहा भैया फीवर नहीं उतर रहा, भैया फीवर नहीं उतर रहा। वो आता, मेडिसिन देता, चेक करता बार बार, बहुत अच्छा बच्चा है वो भी, बट नहीं उतरा। फिर अचानक 1 बजे इनका कॉल आया, वीडियो कॉल आया, और उस समय मैं बिल्कुल टूट चुकी थी। मतलब 3 दिन बहुत हिम्मत रख लिया था, और कि उनको ना बुलाना पड़े, वो भी आखिरकार प्राइवेट जॉब में हैं, आएंगे तो फिर उनके लिए भी प्रॉब्लम है। बट 5 तारीख को, मतलब 4 की रात को ही सब्र टूट गया मेरा, और मैं रोने लगी। तो वो समझ गई कि अब कंडीशन अच्छी नहीं है, अब आ जाना चाहिए रतलाम। मुझे नहीं कहा कि वो आ रहे हैं, बट वो मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे, 4 तारीख की ही बात है, क्योंकि 4 तारीख को शायद करवा चौथ था, हाँ 4 तारीख की बात है। 3 की रात को इनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, और 4 तारीख को ये मॉर्निंग में यहाँ, हाँ 4 तारीख को करवा चौथ था, मेरा फास्ट था, और दिमाग बिल्कुल किसी भी काम में नहीं लग रहा था। 4 तारीख को मैं स्कूल गई थी, पूरा टाइम मैं स्कूल में रही, वीडियोस बनाए, सब कुछ किया,
उसके बाद मैं घर आ गई। ये आ चुके थे मॉर्निंग में ही। फिर अब क्या करवा चौथ मनाते ना, लास्ट ईयर तो मैंने कितने अच्छे से किया था और उसका वीडियो भी बनाया था। पॉसिबल ही नहीं था इस साल तो कुछ करने का। फिर हमने पूजा वगैरह करी और बस ऐसे दिन निकल रहे थे। 4 भी हो गया, 5, 6। हाँ, फिर वो यश का और तनु का प्लेटलेट्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि कभी किसी का ज़्यादा होता, कभी किसी का कम होता। तो जो भैया थे वो और हम सभी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इन बच्चों को घर लेके आए और फिर इनके साथ कुछ बुरा हो जाए। तो हमने कहा ठीक है, एक दिन और, एक दिन और जिस दिन छुट्टी होने वाली थी उस दिन यश का प्लेटलेट बिल्कुल डाउन हो गया, तो फिर एक दिन और रुक गए। ऐसे करते करते हम सैटरडे को इन दोनों को छुट्टी कर, तन्नू को फ्राइडे को छुट्टी मिल गई थी, बट उसको मैं घर में अकेले नहीं रख सकती थी क्योंकि यश तो एडमिट था ना। तो भी फिर हमने तन्नू को भी वहीं रखा और सैटरडे को दोनों बच्चों को हम घर लेके आए। ठीक है, अब दोनों बच्चों को घर ले आए। संडे के दिन मेरी ननद का 50th बर्थडे था। ठीक है, अब जब हम बच्चे एडमिट थे, थोड़े रिकवर हो गए थे, अच्छे हो गए थे, तो हमने पहले से ही सारी चीज़ प्लान कर रखी थी। दीदी का बर्थडे किस तरीके से सेलिब्रेट करना है, मैंने और रूमा ने। तो हमने बुकिंग वगैरह होटल की पहले ही कर दी थी और हमारा सारा प्लान था। बट अचानक बच्चे बीमार हो गए, इसीलिए हम डामाडोल की स्थिति में आ गए कि हम करें कि नहीं करें करके, है ना। फिर ऐसा हुआ कि फ्राइडे के दिन इन्होंने बोला कि तुम लोग जाके सब जगह बोल के आ जाओ, जिनको बुलाना है इनविटेशन दे आओ। मैं और रोमा शाम को जाके इनविटेशन दे के आ गए। सैटरडे को इनको लेके जाना था, सैटरडे को हम लेके आ गए। संडे को मम्मी की तबीयत ख़राब हो रही थी, वैसे तो बहुत टाइम से हो रही थी, लेकिन सैटरडे से मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो गई थी। मतलब उनको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। बट वो भी इस उसमें थे कि बच्चे इतने मन से प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, ये हो जाए इसके बाद देखेंगे। हम मम्मी के पास जा रहे थे, बोल रहे थे डॉक्टर को दिखा रहे हैं। मम्मी ने बोला ठीक है, मंडे को दिखा लेंगे, संडे को प्रोग्राम हो जाने दो, मंडे को दिखा लेते हैं। ठीक है, हम भी तैयार, हम सब शांति से तैयारी करना शुरू कर दिया हमने। संडे के दिन सारा डेकोरेशन वगैरह सब बाहर से ही आए थे लोग करने के लिए, उन्होंने करना स्टार्ट कर दिया। हम सबके मन में था, भैया मेरे, दीदी, रोमा, हम सबके मन में था कि मम्मी की कंडीशन अच्छी नहीं है, जितनी जल्दी हो सके हम प्रोग्राम को वाइंड अप करके घर आ जाएं और फिर देखते हैं कि कंडीशन क्या है। आए हम संडे को, हमने बहुत अच्छे से प्रोग्राम किया, सब कुछ किया। जब रात को हम घर आए 9:30 10 बज गई थी हमको। आने के बाद मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो बिल्कुल भी डाउन हो गया था। 62 65 पे आ गए थे वो, मतलब ये वर्स्ट कंडीशन हो गई थी। इसके बाद उनको घर पे रखना पॉसिबल ही नहीं था, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था कि मम्मी को इतनी ख़राब कंडीशन में हम घर पे रखें। मम्मी को जैसे तैसे हमने तैयार किया, मतलब उनको हॉस्पिटल के लिए हाँ कहलवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो जाके हम चारों पांचों ने बात करी एंड मम्मी को कहा कि चलते हैं अपन, बाकी जिसका जो काम है वो तो सब देख ही लेंगे, आप चलो। ठीक है, हम रेलवे हॉस्पिटल, क्योंकि डैडी रेलवे में थे तो उनका सारा ट्रीटमेंट रेलवे हॉस्पिटल से होता है। अब हमारे लिए जो बेकार टाइम था ना, अब स्टार्ट होता। अभी तक तो हमने बहुत आराम से दिन गुजार लिए। तनु यश एडमिट थे, इनकी कंडीशन भी खराब हुई बट ये रिकवर कर गए उस चीज़ से, लेकिन अब हमारे लिए टफ टाइम स्टार्ट हो गया था। हम लेके गए रेलवे हॉस्पिटल, बहुत मुश्किल से उनको कार में बिठाना बहुत बहुत मुश्किल था। मान लीजिए 45 मिनट्स लगा होगा हमको हॉल से मम्मी को मतलब रोड पे, मतलब घर के बाहर लाके उनको कार पे बिठाने के लिए। मतलब उनकी कंडीशन इतनी ख़राब थी। जैसे तैसे हम लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर्स ने हमको साफ मना कर दिया, मेरे को और रोमा को, कि अब थोड़ा सा ही टाइम है, 3-4 घंटे हैं, आप देख लीजिए। किसी की माँ के लिए, किसी बच्ची के लिए ये सुनना कि उसकी माँ के पास केवल 3-4 घंटे बचे हैं, या किसी नातिन के लिए ये सुनना कि उसकी नानी के पास केवल 3-4 घंटे बचे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है।
मैं भले ही उनकी बहू हूँ, लेकिन मैंने मेरी मम्मी से कभी उनको कम नहीं समझा है। हमेशा मेरी मम्मी और मेरी जो मदर इन लॉ है वो दोनों मेरे लिए एक समान ही है। मेरे झगड़े भी होते हैं तो जैसे मैं मम्मी से करती हूँ वैसे ही उनसे भी हो जाते हैं, और 2 मिनट में हमारा हो भी जाता है, सेटल भी हो जाता है। हमारी आदत ऐसी है, मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो मैं बोल देती हूँ, उनको कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती तो वो हमारा ऐसा रिश्ता है। ऐसा सुनना हमारे लिए, हम दोनों के लिए बहुत शॉकिंग था। मतलब हम अम, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी हमारी। हम इन लोगों को चिल्ला रहे थे कि तुम लोग इतनी लेट क्यों कर दिया, तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं दिखाया, ऐसा करके। वहाँ से हम उनको दूसरे एक हॉस्पिटल लेके गए। उस हॉस्पिटल का नाम मैं नहीं बताना चाहती, बट कभी बताना पड़ा तो ज़रूर बताऊंगी। वो बिल्कुल भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस और मैंने जितने लोगों से सुन रखा है उनके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग ये देखेंगे वीडियो तो उनको लगेगा कि ये कैसी बातें कर रही है, बट हाँ, ये टाइम है कोरोना का टाइम, और अगर हॉस्पिटल वाले ही आप पीपीई किट पहन के भी अगर आप लोगों को नहीं संभाल सकते हो तो आपका पीपीई किट पहनना और इतना बड़ा हॉस्पिटल रन करने से कोई मतलब नहीं है ना। क्यों ये दिखावा, क्यों ना। अगर हॉस्पिटल में कोई बंदा आपके पास आया है तो वो परेशानी में होगा तभी आया, किसी को शौक नहीं आता कि वो घर से आराम से हो और वो आपके पास आए मरने के लिए, है ना। हम हमारी मम्मी को लेके गए, वहाँ से भी हमें यही जवाब मिला कि इनकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी हो सकता है, ये वो फलाना ढिकाना सब कुछ। जो बुरा आप सोच सकते हो ना वो सारा बुरा हमने महसूस किया था। और हम मेंटली मतलब मेरे और रोमा के आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मतलब हमें लग रहा था कि थोड़ी देर में हमारी माँ हमारे पास से चली जाएगी। बट दोनों को, मेरे हस्बैंड को और मेरे ब्रदर इन लोग को, दोनों को बहुत विश्वास था कि कुछ भी नहीं होगा, और ईश्वर की दया से उनको कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी तबीयत खराब है, हॉस्पिटल में एडमिट है, बट ठीक है। हमको नहीं पता हम क्यों रो रहे थे, लेकिन हम हर कंडीशन के लिए तैयार थे कि मम्मी ठीक होके जाएंगी तो भी हम तैयार हैं, अगर मम्मी को कुछ हो गया तो भी हम फैमिली को एक साथ रखने के लिए, उनको संभालने के लिए हम दोनों ने एक दूसरे को बिल्कुल तैयार कर लिया था। मैं किसी से बात नहीं कर पा रही थी क्योंकि जब भी मैं बात करती तो मैं रोने लगती। और आप यकीन मानिए मेरा स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा है। जब मैंने केवल एक कॉल किया कि सर मैम मैं नहीं आ सकती हूँ, मेरे घर में इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप पहले अपने फैमिली को देखिए, ये सब हो जाएगा। ऐसा स्कूल कहाँ मिलेगा, बहुत मुश्किल है ऐसा मैनेजमेंट मिलना। ठीक है, वहाँ से मम्मी को हमने दिखाया, उन लोगों ने मम्मी को कह दिया कोरोना है, और एचआर सिटी हो गया था मम्मी का। एचआर सिटी में बहुत सारे वो दिख रहे थे स्पॉट्स दिख रहे थे, मम्मी के लंग्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया था, उनको निमोनिया बहुत बढ़ गया था। उसके बाद हमारे सामने एक डिसीज़न का टाइम आया कि मम्मी को अब उस हॉस्पिटल से निकाल कर मेडिकल कॉलेज ले जाना है कोरोना टेस्ट के लिए। वहाँ पे कोरोना टेस्ट होगा, अगर मम्मी पॉजिटिव होंगी तो 14 डेज वहाँ रहेंगे, अगर नहीं होंगी तो वापस जिस हॉस्पिटल में है उसी हॉस्पिटल में। अभी तक सब नॉर्मल था, नॉर्मल तो नहीं था बट हाँ ठीक ठीक कंडीशन चल रही थी कि ठीक है वहाँ नहीं तो यहाँ। वहाँ से मम्मी को हमने मॉर्निंग में नहीं, शाम हो गई थी, उसी दिन शाम हो गई थी, 8 मंडे के दिन की बात है ना, 9 तारीख की बात है। एक तो हमें परेशान कर दिया, अभी एम्बुलेंस आ रही है, मम्मी को आईसीयू से, जो पेशेंट आईसीयू में था उसको आपने निकाल के बाहर कर दिया हॉस्पिटल के। कैन यू इमेजिन दैट सिचुएशन। आपने उनको आईसीयू से निकाल के बाहर कर दिया, केवल एक ऑक्सीजन लगा हुआ है। ये तो आप बोलिए कि ऑक्सीमीटर हमारे पास था, हमारा पर्सनल था, तो हम उनका ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे थे, और वो
इतनी बुरी तरीके से फ्लैक्चुएट हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। वो 15-20 मिनट जब तक एम्बुलेंस हमारे सामने आई नहीं, सामने खड़ी है बट ऊपर से किसी ने उनको बोला ही नहीं कि पेशेंट को लेके जाना। ये हमारा दिमाग बिल्कुल खराब हो चुका था। उसके बाद उस हॉस्पिटल की बेवकूफ़ी कहूँगी मैं, जब आपके सारे एम्प्लॉय ने वहाँ जितने खड़े हैं पीपीई किट पहन रखी है, अगर पेशेंट सस्पेक्टेड है तो उसको उठाकर स्ट्रेचर से एम्बुलेंस में रखने का काम आपका होता है। उसके फैमिली मेंबर नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने पीपीई किट नहीं पहन रखी है, उनकी लाइफ को भी खतरा है। आपको आपके एडमिनिस्ट्रेशन ने पीपीई किट दी है ताकि आप ऐसे लोगों को ट्रीट कर सको। उसके बाद भी जब मम्मी को स्ट्रेचर में से हम अंदर कर रहे थे, हम 4-5 लोग थे, उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया। आप सोच सकते हो हमारी कंडीशन क्या थी। उन लोगों ने हाथ तक नहीं लगाया और एक भाई साहब आए जो पीछे से धक्का दे रहे थे, उन्होंने लिवर खींच दिया और मेरी मदर इन लॉ इतने स्ट्रेचर की हाइट से सीधे नीचे गिर गई। जिस इंसान के ऑक्सीजन लगा हुआ है, जो कि वर्स्ट कंडीशन में है, कभी भी मर सकती है, ऐसी लेडी स्ट्रेचर से सीधे के सीधे नीचे गिर गई। और क्या आप सोच सकते हो हॉस्पिटल वाले हमसे उम्मीद कर रहे थे कि हम उनसे अच्छे से बात करेंगे। मैं क्या, दुनिया का कोई भी इंसान होगा इस कंडीशन में किसी भी उस हॉस्पिटल के लोगों से अच्छे से बात नहीं कर सकता था। वही चीज हमारे साथ भी हुई। हमारा पेशेंट इतनी बुरी कंडीशन में है, आपने 20 मिनट पहले नीचे लाके खड़ा कर दिया और उसके बाद इतने आप लोगों में इतनी इंसानियत नहीं है कि वो नीचे गिर गए स्ट्रेचर से कि उनको उठाएं, स्ट्रेचर को उठाएं और वापस जल्दी जल्दी करके उनको एम्बुलेंस से रवाना करें। वो लोगों ने वो भी नहीं किया। और उनमें से एक महाशय थे जो शायद आज भी मुझे मिल जाए ना तो अब तो मैं उनकी जान ही ले लूंगी। मुझसे लड़ने के लिए आए, मुझे कहने के लिए, क्योंकि मैंने उन्हें वहां जितने लोग पीपीई किट पहन, मैंने उनको नहीं बोला था, वहां पे जितने लोग पीपीई किट पहन के खड़े थे मैंने उनको कहा था कि अब आप लोगों का ये पीपीई किट पहनने से कोई मतलब नहीं है। जब आपको पेशेंट को हाथ ही नहीं लगाना है तो ये फेंक दो, फाड़ दो। वो भाई साहब मेरे पे चढ़ने आए, मुझसे बदतमीजी करने आए, तो फिर उनको जवाब भी उसी तरीके का ही मिला। मैंने कोई मैं गांधी जी नहीं हूं कि आप मेरे एक गाल में चाटा मारोगे मैं दूसरा दूंगी। आप जिस तरीके से बात करोगे रिप्लाई मेरा उसी तरीके से होगा। फिर बहुत सारा प्रॉब्लम हुई और उसके बाद हम मम्मी को लेके गए। तब तक की मम्मी की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी थी। मेडिकल कॉलेज में ले गए, वहाँ ले जाके मम्मी को एडमिट किया और उसके बाद ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। ट्रीटमेंट तो कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ वहाँ पर। मम्मी का उनको केवल शायद ड्रिप लग रही थी, शायद, है ना, मैं उसके लिए कंफर्म नहीं हूँ, शायद ड्रिप लग रही थी उनको, और कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी। उनका कोरोना टेस्ट हुआ, बाय गॉड ग्रेस उनका कोरोना नेगेटिव आया। उसके बाद हम उनको लेकर, अब हमारे सामने कंडीशन आ गई थी। देखिए इस टाइम पे ना मैंने इस चीज़ को लेके मेरे व्हाट्सएप पे बहुत बड़ा मैंने वो लिखा था, मेरे फेसबुक पे भी लिखा था, बट लोग कितने मीन माइंडेड होते हैं ना। अगर हम किसी की वीडियो डालेंगे तो वो 50 बार ही देखेंगे, 50 बार ही लाइक करेंगे, लेकिन कोई इंसान ऐसी सेंसिटिव चीज़ के लिए अगर कोई कमेंट कर रहा है या कोई स्टेटस डाल रहा है या कोई वीडियो डाल रहा है ना, उसमें लोग आकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। ठीक है, आज मेरी फैमिली के साथ हुआ, हमारे यहाँ तो सारे मेडिकल के थे तो हमने उस सिचुएशन को ओवरकम कर लिया। कल से खुदा ना खास्ता आपके साथ हुआ ना तो फिर आप क्या करोगे? अगर आप आज साथ नहीं दोगे ना तो आपके लिए भी कोई नहीं खड़ा होगा। इसके बाद उन हॉस्पिटल वालों ने रेलवे हॉस्पिटल में बोल दिया कि हम इस पेशेंट को नहीं लेंगे क्योंकि इसके जो रिलेटिव्स थे इन लोगों ने आकर हमसे बदतमीजी करी। बट उन्होंने क्या ये नहीं बताया कि इन लोगों ने बदतमीजी करी तो क्यों करी? क्या हमारे सींग लगे हुए हैं हम जो उनसे जबरदस्ती लड़ने जाएंगे, जहां हमें पता है कि हमारे पेशेंट को वापस इसी जगह लेके जाना? हम बेवकूफ हैं जो हम आपसे लड़ेंगे? आपने ये नहीं बताया कि आपके यहाँ के लोग जो आपने रख रखे हैं वो कितने अनट्रेंड हैं कि जिनको एक स्ट्रेचर कैसे मूव करना है ये भी नहीं आता है। इसके बाद उन लोगों ने हमारी उल्टे कंप्लेन करी और जो हमारे जो डॉक्टर थे उन लोगों ने हमें सुनाया।
ठीक है, हम उनसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार थे क्योंकि हमको हमारी माँ की जान बचानी थी। बट ईश्वर कहते हैं ना, सच्चे लोगों का साथ हमेशा देता है। धीरे धीरे मम्मी की कंडीशन, उन डॉक्टर ने, जो रेलवे वाले डॉक्टर थे, वो सर भी बहुत अच्छे हैं, मम्मी का ट्रीटमेंट वही करते हैं, मम्मी की हर चीज़ उनको पता है। उन्होंने बोला कि अभी आईसीयू यहाँ का खाली नहीं है, हम मम्मी को जनरल वार्ड में रखते हैं। उन्होंने मम्मी को जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। ऑक्सीजन आज भी लगा हुआ है, बस चल रहा है सब कुछ। क्योंकि इतने दिन तो 5 दिन छुट्टियां थी, ना डॉक्टर आया ना कुछ भी नहीं हुआ। कंडीशन आज भी खराब है। हम मम्मी को दिलासा देते रहते हैं, ठीक है सब। रात को मम्मी की शुगर बिल्कुल डाउन पे चली गई थी, और इस बीच हमारे घर में जो मेरी भांजी थी उसको कोरोना हो गया। ये इतने सब के बीच में ये एक और झटका था मेरे लिए, क्योंकि वो बच्ची दिन भर मेरे साथ थी, मेरे साथ साथ में घूम रही थी। मुझे मेरी चिंता नहीं थी, मुझे उस बच्ची की। और मेरे घर में मेरे डैडी बूढ़े हैं, एज के हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं जो अभी बीमारी से उठे थे। मुझे टेंशन इन तीनों चारों के लिए थी। उसको तुरंत हमने दिखाया और वो अभी ठीक है, बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ये लोग जो कोरोना को इतना हवा बनाते हैं ना, प्लीज़ इतना हुआ नहीं बनाइए। अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स दिख रहे हैं ना, आप जाके ट्रीटमेंट कराओ, कुछ भी नहीं होगा आपको, आप विश्वास मानो। कुछ हमने हमारे घर में ये चीज़ भुगती है, इसीलिए मैं कह रही हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी सिम्टम्स लग रहा है कि ऐसा हो रहा है, प्लीज़ आप जाकर डरो मत, डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर आपको ट्रीट करेगा, आप ठीक हो जाओगे। केवल 5 डेज का ही बात रहता है, और आपका विल पावर अच्छा होगा, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, तो आप 2 दिन में ही ठीक हो जाओगे। तीसरे दिन आपको लगेगा ही नहीं कि आपको कोरोना है, पता है। मगर आपको अपना विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। और बस अब इस तरीके से हमारे दिन चल रहे हैं। भैया अभी हॉस्पिटल में हैं, शाम तक रहेंगे, फिर शाम को मैं जाऊंगी, मैं कल मॉर्निंग में आऊँगी। तो हमारा ऐसा, मैं और भैया, अब केवल हम 2 बचे हैं घर में जिनको सब कुछ देखना है, क्योंकि दीदी और रोमा वो उनके उसमें लग गए, डैडी कर नहीं सकते। अब केवल मैं और भैया हैं। हस्बैंड इंदौर में हैं, वो भी आएंगे। कर रहे हैं जैसे तैसे, ईश्वर चला रहा है हमको, कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। आप लोग प्रेयर करिए कि मेरी फैमिली में जो इतना सब कुछ आया है सब जल्दी से ठीक हो जाए। और जिस तरीके से मैं हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए ब्लॉग्स डालती थी, खुशी वाले ब्लॉग्स डालती थी, वैसे ही ब्लॉग्स फिर आना शुरू हो जाए। आप लोग प्रेयर करिए मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि इस समय हमें सिर्फ प्रेयर की ज़रूरत है, और आप सभी की प्रेयर हमारी फैमिली को बिल्कुल ठीक कर देगी, इतना भी विश्वास है मुझे। तो प्लीज़ आप लोग हमारी फैमिली के लिए प्रेयर करो कि जो ये टफ टाइम है हम इसको सहन कर सके और इससे जल्दी से जल्दी बाहर आ सके। तो जो इतने बीच में सितंबर से लेकर नवंबर के बीच में जो कुछ चीज़ें हुई हैं, जो क्लिप्स मैंने बनाई थी, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। ये तो था एक अपडेट कि इतने टाइम में मेरे साथ क्या हुआ है, और जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, ये सारी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, और सारी छोटी छोटी सी क्लिप बनाकर मैं ऐड कर दूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी बुरी चीज़ें हमने, मेरी पूरी फैमिली ने सहन करी है और अभी भी कर ही रहे हैं। हम सब एक साथ हैं, मेरा भाई, मेरी मम्मी, मेरे इन लॉज की फैमिली, दीदी, भैया, मेरे मिस्टर, हम सब, मेरे छोटे बच्चे, इनफैक्ट मैं उनको घर में अकेला छोड़ के चली जाती हूँ और वो रहते हैं अच्छे से। कभी ऐसा नहीं बोलते कि मम्मी आज मत जाओ, या मम्मी हमें भूख लगेगी, हम क्या करेंगे, वो दोनों उनका देख लेते हैं। तो मेरे लिए भी प्रेयर करिएगा कि जो एक भार
भार तो नहीं है, ये मेरी एक जवाबदारी है। मैं उस घर की बहू हूँ, मामी हूँ, भाभी हूँ, माँ हूँ, पत्नी हूँ। तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं और सब कुछ देखना है, समझना है, करना है। मैं सबसे छोटी हूँ उस घर में। उस घर में क्या, मेरे मम्मी के यहाँ भी सबसे छोटी हूँ, तो मुझे चीज़ें ज़्यादा पता नहीं होती हैं, मगर ठीक है, कर रही हूँ। जैसा भी मुझसे हो रहा है कर रही हूँ। आप सब प्रेयर करो कि मेरी मम्मी जल्दी से ठीक हो जाए और फिर से हम मम्मी के साथ बहुत अच्छे से आप लोगों को मिला पाऊँ अपनी मम्मी से। तो मिलते हैं अब नए ब्लॉग में, जो कि होगा इन 2 महीनों में क्या क्या हुआ मेरे साथ, उसकी वीडियोस देखेंगे अब हम। ठीक है, तो इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए। और जो गलत हो रहा है ना, प्लीज़ उस चीज़ को गलत कहने की हिम्मत रखो। आज मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो ईश्वर ने मेरे 4 पिलर खड़े कर रखे थे। जो लोग मेरे साथ में थे, कुछ गलत नहीं होने दिया उन लोगों ने। लेकिन आप अगर नहीं बोलोगे ना, तो आपके साथ बहुत कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए बोलना ज़रूरी है। और प्लीज़, अगर कोई डॉक्टर, अगर कोई नर्स, अगर कोई मेडिकल स्टाफ इस वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ थोड़ी सी ह्यूमैनिटी रखो। आप हॉस्पिटल रन कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर इंसान आपको भगवान का दर्जा दे रहा है ना, तो उस वर्ड की वैल्यू को रखो। आप पढ़ाई कर कर इस ओहदे पे पहुंचे हो ना, आपको भगवान ने एक शिफा दी है। आप उसको लोगों के लिए, अच्छे के लिए यूज़ करो। अपने पद का गलत इस्तेमाल मत करो। और वो भी स्पेशली इस टफ टाइम में, जहाँ अगर पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो सोचो आप कितनी मुश्किल की घड़ी में वो आपके पास आ रहा होगा। तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखो, नहीं तो यही होता रहेगा। आप पीटते रहोगे और हम पीटते रहेंगे और हमारे लोग आपकी वजह से मरते रहेंगे। तो सब अपने अपने दिमाग से काम करो। बहुत सोचना पड़ेगा हमको, बहुत समझना पड़ेगा, अगर हमें इस कठिन दौर में, इस कठिन दौर से एक दूसरे को निकालना है तो। चलिए, अब ज़्यादा बातें नहीं, मुझसे बात करोगे तो मैं बहुत बोलती रहूँगी, क्योंकि मेरा काम ही है बोलने का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।